तो इस वीडियो में हम राउट्स लॉ पे बातचीत करेंगे, उसके बाद आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एक्सेस ऑफ वेपर प्रेशर और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इस पे हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम राउट्स लॉ पे बातचीत करते हैं, क्या है कैसे है इसको समझें। तो राउट साहब एक फ्रेंच के साइंटिस्ट थे, फ्रेंच केमिस्ट थे। इन्होंने सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर पे काम किया। इन्होंने क्या किया कि दो सॉल्यूशन लिया, एक सॉल्यूशन पहले हम इसको कहेंगे कि इन्होंने दो लिक्विड लिया प्योर फॉर्म में। यह बेंजीन लिया। क्या लिया? बेंजीन। अगर हम एक ही कंपोनेंट्स लेंगे तो सॉल्यूशन हम उसको नहीं कहेंगे, हम इसको प्योर बेंजीन कहेंगे। प्योर बेंजीन है, यह एक वोलाटाइल लिक्विड है, वोलाटाइल लिक्विड है। वोलाटाइल लिक्विड का मतलब होता है कि वैसा लिक्विड जो किसी भी टेम्परेचर पर वेपर में चेंज करते रहे, यानी कि वेपर में चेंज करने के लिए उसको उसके बॉइलिंग पॉइंट तक जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट तक टेम्परेचर उसका जाएगा तो वेपर उसमें से अधिक निकलेगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के पहले भी उसमें से वेपर निकलते रहता है। हाँ, थोड़ा सा कम मात्रा में निकलता है, लेकिन निकलता जरूर है। जैसे एल्कोहल को आप लोग देखोगे, एल्कोहल भी वोलाटाइल लिक्विड होता है। तो एल्कोहल से किसी भी टेम्परेचर पर वेपर निकलते रहता है। वाटर वोलाटाइल लिक्विड होता है। जैसे कि एक कंटेनर में तुम पानी रख दो, कंटेनर को कहीं रख दो रूम में, 2-4-5 दिनों के बाद देखोगे कि जितना पानी तुम रखे थे उसके पानी के तुलना में पानी कम हो चुका है। यानी कि वो जो पानी जितना कम हो चुका है उतना पानी वेपर बनकर निकल चुका है। क्लियर? तो इस टाइप्स के लिक्विड को हम वोलाटाइल लिक्विड कहते हैं। क्लियर? तो एक लिक्विड उन्होंने लिया बेंजीन। दूसरा लिक्विड इन्होंने लिया, एक और लिक्विड लिया जो बेंजीन के जैसा ही हो। दूसरा लिक्विड उन्होंने लिया जो बेंजीन के जैसा ही हो, टॉल्यूइन लिया। टॉल्यूइन लिया, ये भी वोलाटाइल लिक्विड है। क्या है? टॉल्यूइन भी क्या है? वोलाटाइल लिक्विड है। क्लियर? अब इन्होंने क्या किया कि इस दोनों लिक्विड को एक कंटेनर में मिलाया और दोनों का सॉल्यूशन बनाया। अब यहाँ पर इस कंटेनर में जो मिल रहा है, यहाँ पर ये बेंजीन भी हुआ, अब बेंजीन के साथ में यह टॉल्यूइन भी हुआ। क्लियर? ये कहेंगे कि यहाँ पे सॉल्यूशन बना। और एक चीज़ तुम लोग जानते हो कि सॉल्यूशन बना है तो होमोजीनियस सॉल्यूशन है, क्योंकि जो कुछ भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं वो सब हम लोग होमोजीनियस सिस्टम में ही बातचीत कर रहे हैं। क्लियर? तो अभी हमने कहा कि जो सॉल्यूशन जो लिक्विड है या वोलाटाइल है तो यहाँ से एक वेपर निकलेगा। क्लियर? तो वेपर निकलेगा तो इस वेपर का एक प्रेशर होगा जिसको हम P0A मानते हैं। क्या मानते हैं? P0A। इसको हम लिक्विड A मान ले, बेंजीन को हम मान लेते हैं कि लिक्विड A है। क्लियर? तो यहाँ से जो वेपर निकलेगा उस वेपर का एक प्रेशर होगा जिसको हम P0A कहेंगे, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A। और ये जो वेपर प्रेशर की हम बात करते हैं हम इक्विलिब्रियम का प्रेशर कहते हैं। इक्विलिब्रियम का
तो सिंपल सा आप लोग समझ सकते हो कि ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लग रहा है, यानी कि ऊपर से एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, उसके प्रेशर के इक्वल जब ये अंदर वाला प्रेशर होगा तब ये वेपर निकलेगा। तो वही स्टेज जो होता है उसको हम इक्विलिब्रियम कंसीडर करते हैं। मेनली चीज़ ये है कि यहाँ से जो लिक्विड से जो वेपर निकलता है इसको यही वेपर प्रेशर होगा। उसी टाइप से यहाँ से भी एक वेपर निकलेगा, इसको हम क्या कहेंगे, पी नॉट बी। क्लियर, ये कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। अब दोनों को हमने यहाँ पे मिला दिया है, तो यहाँ से जो लिक्विड बी है उसका भी एक वेपर निकलेगा, उसका भी एक प्रेशर होगा, जिसको हम पी बी लिखते हैं। इसको हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर। इस जो लिक्विड एक का जो वेपर निकलेगा उसको हम पी ए कहेंगे, या ए का पार्शियल प्रेशर होगा। क्या होगा, ए का पार्शियल प्रेशर होगा। क्लियर। तो इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को इस टाइप से अरेंज करने के बाद राउट साहब ने यह ऑब्जर्व किया कि जो पीए है यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए है, तो यहाँ पे पीए का हम बात करेंगे तो एक चीज़ को ध्यान में रखा जाएगा, इसको हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। और ये पार्शियल प्रेशर कहाँ कंसीडर किया जा रहा है, तो सॉल्यूशन में। कहता है कि सॉल्यूशन से जो कंपोनेंट्स ए का जो वेपर निकलेगा उसका जो प्रेशर होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा XA के, यानी कि PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल XA। और X यहाँ पे क्या है, तो X तो आप लोग जानते हो कि मोल फ्रैक्शन होगा, तो XA का मतलब हुआ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स A इन सॉल्यूशन। क्लियर। इसी टाइप से लिख सकते हैं कि PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल XB, तो XB क्या होगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स B इन सॉल्यूशन। क्लियर। यानी कि जो रूल हुआ वो रूल क्या हुआ, तो इसको हम लिख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन is directly proportional to the mole fraction of component in the solution। क्लियर। यानी कि कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन है उस पर डिपेंड करेगा इसका पार्शियल प्रेशर। क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट देंगे, तो लिखते हैं कि PA इक्वल टू P नॉट A XA। इसी टाइप से लिख सकते हैं कि PB इक्वल टू P नॉट B XB। एक चीज़ को ध्यान रखा जाएगा कि जो भी यह काम हो रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, क्योंकि अगर टेम्परेचर वेरी कर गया तो फिर वेपर का निकलना वेरी कर जाएगा।
इसलिए जो भी कुछ भी हम काम करेंगे, यानी कि हम जिस सॉल्यूशन पे इस लिक्विड को कंसीडर किए हैं, जिस टेम्परेचर पे हम इस लिक्विड को कंसीडर किए हैं, उसी टेम्परेचर पे हम इस सॉल्यूशन को भी कंसीडर करेंगे। क्लियर? तो कहता है कि पीनट ए या पीनट बी है, यानी कि जो लिक्विड का प्रेशर है लिक्विड के प्योर फॉर्म में वो तो कांस्टेंट होगा, तो ये भी वैल्यू क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ये भी वैल्यू कांस्टेंट होगा। क्लियर? अब इसी इक्वेशन को हम राउट्स लॉ के ही नाम पे, ये भी राउट्स लॉ ही हुआ इस इक्वेशन के बेसिस पे, और इस इक्वेशन के बेसिस पे हम इसको लैंग्वेज दें तो हम क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? इसको देखा जाए तो हम लिख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर of a component partial pressure of a component of solution of a solution कह सकते हैं, of a solution is equal to the product of mole fraction and pressure of the components, वेपर प्रेशर लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ द component in the pure form। क्लियर? तो ये जो हुआ ये रूल, दिस इज अ परफेक्ट राउट्स लॉ। क्लियर? आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम राउट्स लॉ को अप्लाई करें लिक्विड सॉल्यूशन के लिए और हम इसका टोटल वेपर प्रेशर निकालें तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम बातचीत करते हैं। तो कहता है कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। क्लियर? तो अभी हम लोगों ने देखा कि अगर एक सॉल्यूशन है इस टाइप से, इसमें दो कंपोनेंट्स है, तो इसका प्रेशर पीबी मानते हैं, पीबी, और इस एक और कंपोनेंट्स होगा उसका पार्शियल प्रेशर पीए होगा। तो कहता है कि टोटल वेपर प्रेशर is equal to sum of पार्शियल प्रेशर, यानी कि टोटल वेपर प्रेशर जो होता है वो पार्शियल प्रेशर का सम होता है। यानी कि इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि P टोटल इक्वल टू PA प्लस PB। चलिए इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं, PA प्लस PB। और हम जानते हैं कि P टोटल, और हम जानते हैं पीछे हम लोगों ने जस्ट देख कर आया है कि PA इक्वल टू P नॉट एक्स से, अब PB इक्वल टू P नॉट बी एक्स भी पीछे हम लोगों ने देखा है। तो हम लिख सकते हैं कि PA के बदला में कि P नॉट एक्स से अब प्लस P नॉट बी एक्स भी। क्लियर? अब P टोटल, चलिए P नॉट ए एक्स से लिखते हैं और P नॉट बी एक्स से के बदला में हम 1 - x से लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं
कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है, कि अगर एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1 होता है। इस बात को जरा हम समझते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1 होता है। क्लियर? तो यहीं पे थोड़ा सा समझे में भी आप लोग जानते भी होंगे, अगर ना भी जानते होंगे तो थोड़ा सा उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद अपने हम डेरिवेशन पे आते हैं। कि मोल फ्रैक्शन जो होता है, किसी भी कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन निकाला जाता है, वो जो होता है उस कंपोनेंट्स का मोल, जिस कंपोनेंट्स का मोल निकालना है, जैसे कि हम लोग को एक से निकालना है, कोई कंपोनेंट ए है उसका मोल फ्रैक्शन निकालना है हमको, तो हम लिखेंगे कि उस कंपोनेंट का मोल बाई टोटल कंपोनेंट्स का मोल। तो टोटल कंपोनेंट्स का मोल कितना होगा भाई? तो सॉल्यूशन का मोल होगा। तो अगर बाइनरी सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, जैसे कि हम ऊपर में हम बाइनरी सॉल्यूशन लिए हैं, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जिसमें दो कंपोनेंट्स हो। क्लियर? तो एक कंपोनेंट का मोल अगर Na मानते हैं, दूसरा का मोल अगर हम Nb मानते हैं, तो Na प्लस Nb क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन का मोल हो जाएगा। क्लियर? तो कहता है कि मोल फ्रैक्शन जो होता है वह एक कंपोनेंट्स का मोल बाई टोटल कंपोनेंट्स का मोल। क्लियर? यानी कि ए और बी दो कंपोनेंट्स है, तो ए का जो मोल फ्रैक्शन होगा वह ए का मोल बाई टोटल का मोल होगा। उसी टाइप से एक्स बी अगर हम लिख सकते, एक्स बी अगर हम लें तो क्या हो जाएगा? एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, यानी कि बी का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो बी का मोल बाई टोटल सॉल्यूशन का मोल हमको लेना पड़ेगा। क्लियर? अगर हम सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन निकालें, मोल फ्रैक्शन किसका निकालें? सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन के लिए आप लोग जानते हो कि सॉल्यूशन जो होता है वह सॉल्यूट और सॉल्वेंट का सम होता है, यानी कि दोनों कंपोनेंट का सम है वही सॉल्यूशन है। अगर दोनों कंपोनेंट का मोल्स को तुम ऐड कर देते हो, जोड़ देते हो, तो तुम सॉल्यूशन का मोल्स निकाल लेते हो। दोनों कंपोनेंट्स के मास को ऐड करोगे तो सॉल्यूशन का मास निकल जाएगा। हाँ, वॉल्यूम में थोड़ी सी बातें इधर उधर हो जाती हैं, तो उस पर हम चर्चा करेंगे ही इसी टॉपिक में। अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो फिर कंपोनेंट्स का वॉल्यूम का जो सम होगा वो सॉल्यूशन के वॉल्यूम के इक्वल होगा। लेकिन याद रखा जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन में ही वॉल्यूम, कंपोनेंट्स का वॉल्यूम का सम सॉल्यूशन के वॉल्यूम के इक्वल होता है। इस बात पे, इसी टॉपिक पे चर्चा होगी। तो सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि दोनों कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन, यानी कि एक्स ए प्लस एक्स बी। क्लियर? तो एक्स ए हमारा क्या है? तो एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, और एक्स बी क्या है? तो एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। दोनों के एलसीएम से ऐड करोगे तो एन ए प्लस एन बी एलसीएम हो जाएगा, यह एन ए प्लस एन बी कितना हो गया? 1 हो गया ना। इसीलिए हम कहते हैं कि सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन 1 होता है। क्लियर? तो आई होप आप यहाँ से समझ गए होंगे कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। चलिए अब हम अपने इक्वेशन में आते हैं। तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 है। तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 है, तो एक्स बी के बदले में हम लिख सकते हैं ना 1 माइनस एक्स ए। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं कि पी ए इंटू एक्स ए प्लस पी नट बी माइनस पी नट बी इंटू एक्स ए। क्लियर? अब इसको लिख सकते हैं कि पी नट ए एक्स ए, चलिए इसको पहले लेकर आते हैं कि पी नट बी माइनस एक्स ए अब प्लस पी नट बी। क्लियर? अब पी टोटल इक्वल टू, यहाँ से हम एक्स ए कॉमन ले लें तो पी नट ए माइनस पी नट बी इंटू पी नट बी। तो इस इक्वेशन को हम यूज कर क्या कर सकते हैं?
टोटल वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। क्लियर। तो ऐसे क्या इन्फॉर्मेशन निकला, तो हम कह सकते हैं कि इफ वी हैव आइडिया अबाउट मोल फ्रैक्शन ऑफ one component of solution, we can calculate total vapor pressure of solution, VP vapor pressure। क्लियर। दूसरा हम लिख सकते हैं कि टोटल वेपर प्रेशर। अब देखो हाँ, एक चीज़ है, ये जो इक्वेशन आया वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ रहा है ना कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, तो हम कह सकते हैं ना कि टोटल वेपर प्रेशर इज linearly variable of mole fraction of the components के मोल फ्रैक्शन का या लीनियरली वेरिएबल्स होगा। क्लियर। और तीसरा चीज़ हम एक भी लिख सकते हैं कि टोटल वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। क्लियर। इस टाइप से हम कर सकते हैं। इसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में लाएं तो हम ग्राफ लेते हैं। देखिए यहाँ इस एक्सिस पे अगर हम वेपर प्रेशर को लें, इस एक्सिस पे अब मोल फ्रैक्शन लें। क्लियर। तो अगर हम एक से प्योर लिक्विड मानते हैं तो अगर एक ही लिक्विड है तो मोल फ्रैक्शन कितना होगा उसका 1, तो एक्स इक्वल टू 1 होगा, तो एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसका प्योर स्टेट में तो जो भी वेपर प्रेशर होगा वह किसके कारण होगा, कंपोनेंट ए के कारण होगा। तो इसका प्योर वेपर प्रेशर हम मान लेते हैं कि P0 A है। क्लियर। उस टाइप से यहाँ पे अगर एक्स ए इक्वल टू 0 तो एक्स बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, प्योर लिक्विड बी है, इसका कुछ एक वेपर प्रेशर होगा प्योर फॉर्म का, इसको हम P0 बी मानेंगे। क्लियर। तो कहता है कि इस टाइप से इसको अगर हम लिनियरली मिलाएं ऐसे, तो ये जो वैल्यू हमारा देगा या पी बी देगा, पी बी इक्वल टू P0 बी एक्स बी, और ये जो ग्राफ्स आएगा या पी ए इक्वल टू हो जाएगा P0 A एक्स बी, और इसका जो है जो रिजल्टेंट होगा दिस इज ए पी टोटल। क्या है, पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। क्लियर। तो आई होप इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। कहता है कि आउटस्लाउट्स लॉ के बेसिस पे अगर हम सॉल्यूशन को क्लासिफाइड करें तो कहता है कि सॉल्यूशन जो होता है वो 2 टाइप का होता है। सॉल्यूशन जो होता है वह 2 टाइप का होता है। कौन कौन, एक आइडियल सॉल्यूशन होता है और दूसरा होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर।
तो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? तो कहता है कि द सॉल्यूशन which obey Raoult's law at any temperature and concentration। कहता है कि वैसा सॉल्यूशन जो किसी भी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे राउट्स लॉ को ओबे करे उसको हम आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो कहता है कि द सॉल्यूशन व्हिच डजंट ओबे राउट्स लॉ at any temperature and concentration, उसको हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर? कहते हैं एक छोटा सा टॉपिक हम यहाँ पे समझते हैं और उसी टॉपिक के बेसिस पे हमें समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि जो सॉल्यूशन जो होता है वो आइडियल बिहेवियर शो नहीं करता है। क्लियर? तो रीजन ऑफ डेविएशन ऑफ आइडियल बिहेवियर ऑफ सॉल्यूशन। कहता है क्या कारण है कि सॉल्यूशन जो होता है वो आइडियल बिहेव शो नहीं करता है। या अगर एक लाइन में अगर कहा जाए ना तो हम कह सकते हैं कि 100% आइडियल सॉल्यूशन मुश्किल है, नहीं मिलता है। कुछ सॉल्यूशंस होते हैं जैसे कि अभी बेंजीन और टॉल्यूइन का हम लोगों ने केस जो कंसीडर किया, ये सॉल्यूशन को हम आइडियल कह लेते हैं क्योंकि इसमें आइडियल सॉल्यूशन के मतलब कि आइडियल सॉल्यूशन के जैसा होता है। लेकिन अगर 100% कहा जाए कि आइडियल सॉल्यूशन तो संभव नहीं है। क्या है इसको आप लोग समझोगे तो क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो देखो क्या होता है। कहता है कि अगर कोई कंपोनेंट है ए, तो ए कंपोनेंट है तो ए के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इसके जो ए हम लोग मान रहे हैं इसको आप मान लो कि एक एक पार्टिकल है, इस सॉल्यूशन का एक एक पार्टिकल है। इसको कह सकते हो कि एक एक मॉलिक्यूल है। क्लियर? एक एक मॉलिक्यूल है, एक एक एटम है, पार्टिकल कहते हैं। तो यह ए है। क्या भाई? ए है। तो प्रत्येक ए के बीच में, प्रत्येक एक पार्टिकल के बीच में, प्रत्येक एक मॉलिक्यूल के बीच में, एक एटम के बीच में अगर इस लिक्विड स्टेट में है तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा इनके बीच में। क्लियर? हमने इसको लिक्विड स्टेट में लिया है। किसी के दिमाग पे ये आ सकता है कि सर अगर सब एटम के ही फॉर्म में है तो गैस बनकर तो निकल जाएगा ना। तो उनके लिए हम कंफर्म कर दें कि सब हमने लिक्विड स्टेट में ही लिया है, हम लिक्विड स्टेट में कंसीडर कर रहे हैं। क्लियर? उसी टाइप से हम ए लिक्विड लिए, बी क्या लिए? लिक्विड बी लिए। तब प्रत्येक बी के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। क्लियर? अब इससे जब सॉल्यूशन बनेगा, तो सॉल्यूशन तो हम लोग होमोजेनियस पढ़ रहे हैं। कौन सा सॉल्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं? तो होमोजेनियस। तो होमोजेनियस सॉल्यूशन में हम एक चीज़ देखेंगे कि प्रत्येक ए के बीच में बी आएगा। इस टाइप से बी आएगा। यहाँ पर अगर करोगे तो बी आएगा। तो अब यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ए के बीच में लग रहा है, जो बीवी के बीच में लग रहा है,
अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में लगना शुरू हुआ है, ए बी के बीच में। क्लियर। तो इस बात की संभावना है कि ए और बी और ए बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो वैल्यू है, जो स्ट्रेंथ है, इसके तुलना में बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। क्लियर। तो अगर स्ट्रेंथ बढ़ गया, यहाँ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ गया, तो ऐसे कंडीशन में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि इसका अगर आपने 4 लीटर लिया है, इसका आपने 3 लीटर लिया है, सपोज दैट, तो यह 7 लीटर्स होने चाहिए, या 4 लीटर्स, 3 लीटर्स, 7 लीटर्स होने चाहिए। लेकिन अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 7 से अधिक हो जाएगा। यानी कि 7 लीटर्स, यानी कि बिल्कुल इसका, यानी कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम बिल्कुल उसके कंपोनेंट्स के सम के इक्वल कब होगा, तभी होगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के, एटम्स के जो बीच में लग रहा है, पहले जो लग रहा है और बाद में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना का ही उतना रह जाए, तभी वॉल्यूम ज्यों का त्यों होगा, वॉल्यूम उसके सम के इक्वल होगा। क्लियर। और वॉल्यूम यानी कि सॉल्यूशन के वॉल्यूम उसके कंपोनेंट्स के वॉल्यूम के सम के इक्वल हो, तभी सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होगा। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम उसके कंपोनेंट्स के सम के वॉल्यूम से बढ़ गया, घट गया, ऐसे कंडीशन में जो सॉल्यूशन होगा वह आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। इस बात को तो दिमाग में बैठा लिया जाए। क्लियर। तो अब दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ेगा, घटेगा, क्यों बढ़ेगा, क्यों घटेगा। तो सिंपल सा एक छोटा सा हम बात कह रहे हैं कि दुनिया की अगर कोई भी दो चीज़ें हैं, अगर नेचर ने बना दिया, भगवान ने बना दिया, तो वे बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं। अगर दो चीज़ें हैं, अगर 100% एक जैसे हो जाए तो एक ही ना होगा, दो थोड़े होगा। अगर दो है तो उस बात नेचुरल है कि उसमें प्रॉपर्टीज अलग अलग है। तो प्रॉपर्टीज अलग अलग है, अगर मोलर मास भी अगर अलग हो गया, मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट अलग हो गया, तो ऐसे कंडीशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बदलेगा ही। या तो हो सकता है कि अट्रैक्शन बढ़ सकता है, या तो हो सकता है कि अट्रैक्शन घट सकता है। तो अट्रैक्शन बढ़ गया या अट्रैक्शन घट गया, तो इन दोनों कंडीशन में सॉल्यूशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, नॉन आइडियल बनेगा। आइडियल सॉल्यूशन तो होगा ही नहीं। यानी कि आइडियल सॉल्यूशन को अगर कहा जाए कि मिलना बहुत मुश्किल है, तो बात गलत नहीं होगा, सही होगा। क्लियर। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ड्यू टू चेंजिंग ऑफ फोर्स ऑफ attraction between components of solution in respect of force of attraction of components in pure form solution deviate from ideal behavior. क्लियर। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बदल जाता है, इसलिए वो आइडियल बिहेवियर से डिफर क्लियर।
तो कहता है कि इस बेसिस पे आप लोग देख चुके हो कि सॉल्यूशन जो होगा वह कितने टाइप का होगा, तो 2 टाइप का होगा। कौन कौन से? आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर। तो हम डिफरेंसेस बात करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन इस यहाँ पे हम लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन, यहाँ पे लेते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब डिफरेंस देखते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंसेस क्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट बात तो हम कहेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between components of solution is equal to the force of attraction of component in pure form। यानी कि अगर ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और बी के जो बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वह ए बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही होना चाहिए ना अधिक होना चाहिए या ना कम होना चाहिए। क्लियर। यहाँ पे क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between components of solution is not equal to the force of attraction of components in pure form। यानी कि ए के बीच में जो अट्रैक्शन है और बी के बीच में जो अट्रैक्शन है, बी के बीच में जो अट्रैक्शन है वह ए बी के बीच के अट्रैक्शन के इक्वल नहीं होगा। या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा, बिल्कुल इक्वल नहीं होगा। क्लियर। एक लाइन और लिख सकते हो कि इट ओबे राउट्स लॉ। at any temperature and concentration। इसमें लिख सकते हो कि it doesn't obey Raoult's law at any temperature and concentration। क्लियर। तो इसका राउट्स लॉ को अगर ओबे कर रहा है तो इसका वेपर प्रेशर जो होगा वह राउट्स लॉ के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा। यानी कि इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ राउट्स लॉ। यानी कि पीए जो होगा यहाँ पे पी नॉट एक से के इक्वल होगा। क्लियर। और इसमें क्या होगा कि इट्स वेपर प्रेशर इज नॉट इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ राउट्स लॉ। इसका जो वेपर प्रेशर होगा और राउट्स लॉ के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट एक्स। क्लियर। यहाँ पे कहता है कि ड्यूरिंग
ड्यूरिंग formation of solution heat doesn't change। कहता है कि सोल्यूशन बनेगा तो हीट चेंज नहीं होगा, तो हीट चेंज नहीं होगा तो सिंपल सा आप सिंपल सा हीट डजंट यानी कि डेल्टा एच इक्वल टू 0 यानी कि इंथैल्पी चेंज नहीं होगा। तो हीट चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? तो सिंपल सा आप लोग समझ सकते हो कि वॉल्यूम चेंज तो कर नहीं रहा है, यानी कि मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन रिपल्सन एज यूजुअल है, एंट्रोपी चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर हीट चेंज क्यों होगा? क्लियर। और यहाँ पे क्या है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है? तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है यानी कि एंट्रोपी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, एंट्रोपी चेंज हो रहा है यानी कि हीट चेंज होगा। यानी कह सकते हैं कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ solution heat will be change, हीट यहाँ पे चेंज होगा यानी कि डेल्टा एच इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, यानी कि सोल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा इसके कंपोनेंट्स के वॉल्यूम के सम के इक्वल होगा, यानी कि डेल्टा भी इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। इसके कंपोनेंट्स के वॉल्यूम के सम के इक्वल नहीं होगा, यानी कि डेल्टा भी इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर जो होता है वह डेल्टा भी इक्वल नहीं होता है। आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कहता है कि इसके अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हम बेंजीन प्लस टॉल्यूइन लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल है तो C4H9Cl और C4H9Br ब्रोमोब्यूटेन ले सकते हैं। उसके बाद नॉर्मल हेक्सेन ले सकते हैं HEXANE। अब पावर नॉर्मल हेप्टेन ले सकते हैं TNE, नॉर्मल हेप्टेन ले सकते हैं। इसके एग्जांपल में हम लिख सकते हैं एल्कोहल, चाहे इथेनॉल ले कंप्लीट, इथेनॉल प्लस वाटर ले सकते हैं। उसके बाद एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म ले सकते हैं। क्लियर। और एक चीज़ यहीं पे हम आपको समझा दें, इसी में यहीं पे क्लियर कर देते हैं कि जब हम यह जो ग्राफ है वह आइडियल सॉल्यूशन के लिए है। क्लियर। नॉन आइडियल के लिए जब हम ग्राफ लेंगे तो या तो यह लाइन ऊपर की तरफ आएगा एक्सेस ऑफ वॉल्यूम के लिए और नीचे की तरफ आएगा लोअरिंग ऑफ वॉल्यूम के लिए। क्लियर। तो जब हम एक्सेस ऑफ वॉल्यूम और लोअरिंग ऑफ वॉल्यूम की बात करेंगे तो हम इसके ग्राफ पे बात करेंगे इस टाइप से। तो इस वीडियो में आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसके नेक्स्ट वाले में हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे का क्लासिफिकेशन और बातचीत करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।